तो चलिए, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। ठीक है ना, यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देन उसके बाद क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाता हूँ। फिर से मैं आपको साइंस लेकर फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये रहा, हीलियम कैसा तत्व है? आपको बोला है कि जो हीलियम है वो कैसा तत्व है, ये बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। कैसा तत्व है आपको पता होगा, कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ठीक है ना, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। चलिए दैट इज योर आंसर, बताइए। चलिए क्या होगा? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। क्लियर ना? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम के बारे में और कुछ बता देते हैं आपको। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He। ठीक है ना, हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He। परमाणु संख्या कितना होता है? 2। परमाणु संख्या क्या होता है इसका? 2 हीलियम का। ठीक है ना, क्लियर। हीलियम का प्रतीक होता है He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो KLMN, इस सेल का नाम है, कक्षा का जिसको बोलते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी पूरी भर जा रहा है, इसलिए क्या है? ये अक्रिय गैस। कैसा है? अक्रिय गैस। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? क्यों अक्रिय गैस है? क्योंकि इसका पहला कक्षा पूरा भरा हुआ है, किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अक्रिय गैस। दैट इज योर आंसर। क्लियर ना? चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न, पढ़िए और जवाब दीजिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। बोला है जल में, किसमें? जल में। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O होता है जल का सूत्र, आप लोग जानते हैं। तो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो कितना होता है? देखिए, हाइड्रोजन का एगो है तो 2 गो, अनुपात मतलब ऐसा रेशियो। ऑक्सीजन का एगो 1 गो, कितना होगा? कितना होगा? चलिए आंसर बताइए। चलिए फटाक से बताइए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा? 2:1। क्लियर ना? 2:1। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? 2:1। चूंकि 2 गो हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन एगो है तो 1, तो 2:1। क्लियर ना? 2:1, ये है आपका आंसर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? ठीक है ना, तो आवर्त पूछा है तो आवर्त 7 होता है। ठीक है ना, आवर्त सारणी में आवर्त कितना होता है? 7। अब वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कितना होता है? 18। क्लियर ना? तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है? आवर्त पूछा है क्वेश्चन, आवर्त के बारे में बोला है तो आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कितने हैं? 18। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? आवर्त कितने हैं? तो 7। चलिए ये रहा। सिलिका क्या है? देखिए ना, सिलिका के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक तो SI होता है। ठीक है ना, इसका प्रतीक क्या होता है? SI होता है। क्लियर ना? सिलिका क्या होता है? SI। इसमें आपका ऑप्शन के हिसाब से चले तो न तो ये धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई ना आपका ऑप्शन के हिसाब से होगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। -OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? बराबर, जो OH है किस प्रक्रियात्मक समूह का है, ये बताना है। मतलब जो -OH है किस प्रक्रियात्मक समूह का है, ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि OH को कौन सा समूह कहते हैं? एल्कोहल। ठीक है ना, -OH कौन सा है समूह? OH कौन सा समूह है? एल्कोहल समूह है। ठीक है ना, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्कोहल है। क्लियर ना? OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल क्रियात्मक समूह का मूल है। ठीक है ना, क्लियर? ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए ध्यान से पढ़िए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बोला जो प्राकृतिक है
उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ये बताना है। क्वेश्चन की जो प्राकृतिक है उसमें ऑक्सीजन का बैलेंस, संतुलन मतलब कि एकदम बैलेंस में बनाए रखता है, एक जैसा वो कौन बनाए रखता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। जिसका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, क्लियर ना। प्रकाश, तो चलिए दैट इज योर आंसर, बताइए क्या होगा, चलिए फटाक से बताइए। तो ऑक्सीजन का संतुलन प्राकृतिक में कौन बनाए रखता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, ट्री में यानी पेन में, ठीक है ना। किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, पेन में। तो हमारे लिए पेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको पता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन की मात्रा बना रहता है। और प्राकृतिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21%। कितना, 21% है ऑक्सीजन की मात्रा, क्लियर ना। प्राकृतिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%, क्लियर। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो प्रकाश संश्लेषण, यानी बोल सकते हैं पेड़ पौधा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी, क्या है, एटीपी, ठीक है, एटीपी। बोला कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। बोला कि जो पौधा में श्वसन होता है, श्वसन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो एटीपी टूटते हैं तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है ये बताना है। तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 3.5 यानी 3.5 किलो जूल पर मोल, क्लियर ना। इतना क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। पौधा में जब एटीपी टूटते हैं तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 3.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। कितना होगा इसका आंसर, चलिए बताइए क्या होगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो बोल सकते 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मानव में आपको हृदय में, हृदय जो होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको बता दें कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, बराए जो मानव है उसका हृदय का प्रकुचन यानी सिकुड़ना और फैलना, तो औसत दाब कितना, ठीक है, ये बताना है। प्रेशर कितना है, ठीक है, प्रकुचन दाब कितना है लगभग। क्या बोला है कि औसत प्रकुचन दाब कितना है, ठीक है ना। क्या है, औसत प्रकुचन दाब कितना है ये बताना है। तो कितना है, 120 mmHg, ठीक है ना। इतना क्या है, औसत प्रकुचन दाब है मानव का हृदय का, 120 mmHg। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। बुरा, जो पौधा होता है तो पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस भाग द्वारा होता है ये बताना है, कि जो पौधा उसमें वाष्प उत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है। देखिए पौधा होता है, तो पौधा में देखेंगे कैसे पत्ती होता है, ठीक है ना। पौधा में क्या होता है, पत्ती ऐसे ऐसे होता है ना। तो पौधा के नीचे क्या छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। पौधा के नीचे नहीं बल्कि पत्ती के नीचे छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। आपको बता दें कि जो पौधा को वाष्प उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो पत्ती में होता है। कहाँ से होता है, पत्ता से बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी पत्ती में होता है, क्लियर ना। पौधा में वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होता है, पत्ती में। आपको ऐसा होता है पत्ती, ऐसे डरीर डरीर होता है। तो पौधा के जो पत्ती होता है ना, पौधे में नीचे छोटा छोटा छेदा रहता है। कैसा रहता है, छोटा छोटा छेदा रहता है, इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। आपको रंध्र का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, कि पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये जो छोटा छोटा छेद है इसका काम क्या है, इसका काम है वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैस लेना गैस छोड़ना, यानी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना,
क्लियर ना। ये काम है और वाष्पोत्सर्जन का। तो बोला कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती द्वारा। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। बोला जो कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है मनुष्य में, यदि आपका किडनी वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी यदि आपका खराब हो जाता है तो क्या होता है, कृत्रिम रूप से नए किडनी बनाकर लगाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि उसको रुधिर से अपवहन द्वारा क्या पृथक करता है, यानी रुधिर मतलब खून से, ठीक है, रुधिर मतलब खून से वो क्या चीज को बाहर निकालता है ये बताना है, ठीक है। कि कृत्रिम जो वृक्क होता है, ऐसे वृक्क के बारे में आपको पता है क्या निकालता है, आपका शरीर में जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है, आप बोल सकते हैं अपना भाषा में कि जो भी खराब का शरीर में बनता है उसको बाहर निकालना किसका काम है, वृक्क का काम है, यानी किडनी का काम है। तो कृत्रिम वृक्क भी क्या करता है, आपको जो भी शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है, क्या बनता है, नाइट्रोजन पदार्थ बनता है, उसको क्या करता है, वो बाहर निकालता है। नाइट्रोजन पदार्थ क्या करता है, वो बाहर, नाइट्रोजनी पदार्थ क्या करता है, वो बाहर निकालता है। तो जान गए कि कृत्रिम वृक्क रुधिर यानी रुधिर खून से हमारा क्या निकालता है, नाइट्रोजन को निकाल देता है। नाइट्रोजन युक्त जो भी गंदगी रहता है उसको क्या करता है, वो बाहर निकालता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ये तो आप लोग सब जानते होंगे, जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन की विधि किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, क्या होगा आपका आंसर, मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है, मुकुलन। क्लियर ना। चलिए, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, बोले किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है। अपवर्तनांक को म्यू भी बोला जाता है, ऐसे लिखे उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्लियर ना, म्यू बोलते हैं। तो इसका माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर। साइन आई मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपतित कोण बोल सकता है, ये अपवर्तित कोण है, ठीक है ना, अपवर्तित कोण है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना, साइन आई बटा साइन आर। क्लियर ना। देखिए माध्यम कैसे, मान लीजिए कि कांच है, क्या है, कांच। तो ये क्या होता है, नॉर्मल, जिसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। इधर से मान ली किरण आ रहा है, क्या होगा, मान लिया ऐसे झुकेगा, ठीक है, झुकेगा या दूर होता है ये पता है। तो ये आया, ये क्या है, आई हुआ, एंगल आई। यहाँ जो बना है क्या है, एंगल आर होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। क्लियर ना, समझ में आया। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या, इसको ऐसे डिनोशन करते हैं, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर। क्लियर। चलिए जी प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के, सेविंग में बोल रहा है कि सेविंग के लिए कौन सा हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने, जहाँ आप सेविंग बाल कटाने जाते हैं तो कौन सा दर्पण रहता है, तो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। कौन सा दर्पण रहता है आपको, अवतल दर्पण। क्लियर ना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण गाड़ी के साइड में रहता है, जिसको साइड मिरर कहते हैं। साइड मिरर में क्या रहता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, ठीक है ना। साइड मिरर में उत्तल, जिसको हम लोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में बोलते हैं। पार्श्व दृश्य दर्पण में कौन, उत्तल, और दाढ़ी बनाने में अवतल। चलिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। बोला जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम मतलब इंद्रधनुष, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो रंग रहता है किसका अधिक झुकाव रहता है, तो किसका, बैगनी अधिक झुकता है। बैगनी क्या होता है, ये अधिक झुकता है, यानी अधिक फैलता है। बैगनी का झुकाव अधिक होने मतलब अधिक फैलेगा, ठीक है ना, ये अधिक फैलेगा, इसका अधिक फैलाव है, ठीक है ना। बैगनी रंग का क्या है, अधिक फैलाव है। तो वही बुरा अधिक झुकाव भी किसका होगा, बैगनी रंग, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में इंद्रधनुष में सबसे अधिक कौन झुकेगा, बैगनी रंग, और सबसे कम लाल, ठीक है ना। सबसे कम कौन झुकेगा, लाल। सबसे अधिक बैगनी, अधिक कौन फैलेगा, बैगनी,
क्लियर। और सबसे कम कॉमन होगा लाल, ठीक है ना। तो अधिक झुकाव किसका, बैगनी का, कम झुकाव लाल का। अधिक कौन फैलेगा, बैगनी, कम कौन फैलेगा, लाल। विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। बोला जो विद्युत में कुंडली होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, सिंपल सा बोल सकते हैं कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, ये बताना है। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, तो बोल सकते हैं आर। प्रतिरोध की क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं डोनेशन वी बाई आई, वी बाई आई। प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, आर को प्रतिरोध कहते हैं, वी को वोल्टेज कहते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, आई को धारा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला है आई, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। क्लियर ना। ये भी सेम फार्मूला है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो आर इक्वल्स टू वी बाई आर। क्लियर, वी बाई आई प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, इसलिए आर बराबर क्या होगा, वी बाई आर, आई आई। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बोला जो डायनमो है वो किस प्रकार का धारा उत्पन्न करता है, ये बताना। जो जनरेटर में जो आगे लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। तो जो डायनमो है वो किस प्रकार का धारा उत्पन्न करता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि धारा दो प्रकार के होता है। धारा कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक दिश धारा होता है, धारा, और एक होता प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना। धारा कितना प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है। धारा दो प्रकार का, एक प्रतिवर्ती धारा, एक दिष्ट धारा। इसको कहते हैं डीसी करंट। क्या कहते हैं, डीसी करंट। इसको कहते हैं एसी करंट, ठीक है। दिश धारा को कहते हैं डीसी करंट, प्रतिवर्ती धारा को कहते हैं एसी करंट, ठीक है ना। तो धारा कितना प्रकार का, दो प्रकार का, डिश धारा और प्रतिवर्ती धारा, यानी डीसी करंट और एसी करंट। तो आपको बता दें जो डायनमो होता है दोनों करंट बनाता है, डीसी करंट भी और एसी करंट भी। क्या होगा, दोनों, ठीक है ना। जो डायनमो है एसी करंट भी उत्पन्न करता है, डीसी करंट, वो डिपेंड करता है आपकी जो बना रहे हैं बनाने समय कि आप डीसी उत्पन्न करना चाहते हैं या एसी, यानी कि दिश धारा करना चाहते हैं कि प्रतिवर्ती धारा। तो डायनमो किस प्रकार का धारा उत्पन्न करता है, दोनों, दिश धारा भी और प्रतिवर्ती धारा भी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। बोला जो डेंगू जिस मच्छर से काट के उत्पन्न होता है वो कैसा जल में रहता है, ये बताना है। तो कैसा जल में रहता है, साफ जल में रहता है, ठीक है ना। कैसे जल में रहता है, साफ जल में। इसीलिए क्या हो, पानी को कहीं आप जमा होने ना दे, साफ पानी को तुरंत क्या करे, अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दे, खुला ना रखे, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसा होता है, साफ जल में होता है। तो आज के इतना ही सेशन को रहने देते हैं। अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर मार दीजिए एक बार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।